जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किए थे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स एज वेल एज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडवर्ब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स। सो फर्स्ट रूल है MPT रूल। ठीक है, मैंने आप लोगों को पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में होगा तो हम कहाँ प्लेस करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो कहाँ प्लेस करेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री दिया होगा कहाँ प्लेस करेंगे, राइट। अब बात ये है कि हमें पता है एडवर्ब ऑफ मैनर एक वर्ब के बाद में लगता है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी उस वर्ब के बाद में लगता है एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस भी उस वर्ब के बाद में ही लगता है। लेकिन अगर एक सेंटेंस में तीनों ही एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर एक साथ एक सेंटेंस में दे दिए जाएं, यानी कि एक वर्ब को मॉडिफाई करने वाले टाइप्स कौन कौन से हैं, एक वर्ब का टाइम भी बताया जा रहा है, एक वर्ब का मैनर भी बताया जा रहा है एंड एक वर्ब का प्लेस भी बताया जा रहा है, तो क्या सीक्वेंस रहेगा तीनों ही एडवर्ब्स को प्लेस करने का। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, हमें पता है कि तीनों ही वर्ब्स, तीनों ही एडवर्ब्स वर्ब के बाद में लगते हैं, तो वर्ब के बाद में इनका सीक्वेंस किस रूल के अकॉर्डिंग होगा, वो रूल रहेगा MPT रूल। M मीन्स मैनर, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर। P मीन्स प्लेस, दैट मीन्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। T मीन्स टाइम, दैट मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले मैनर आएगा उस पर्टिकुलर वर्ब के इमीडिएटली बाद में, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड देन एडवर्ब ऑफ टाइम। रूल समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिसमें कुछ ऐसा लिखूं, शी डांस्ड इन द पार्टी वेल लास्ट नाइट। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, ही इज studying at home consistently। ठीक है जी, this is the words, these are the error words। तो अब अगर हम लोग सेंटेंस 1 देखें तो सेंटेंस 1 में एक्शन क्या दिया गया है, वर्ब है danced, राइट। उस एक्शन का मैनर क्या है, वेल। कैसा किया गया, अच्छा, वेल। उस एक्शन का प्लेस क्या है, इन द पार्टी, दैट मीन्स इन द पार्टी है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेल है एडवर्ब ऑफ मैनर। और कब हुआ ये पर्टिकुलर एक्शन, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। अब हमें पता है कि जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस मैनर टाइम सेंटेंस में दिया गया है तो सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले मैनर फिर प्लेस फिर टाइम। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखें तो प्लेस है, फिर मैनर है, फिर टाइम है, दैट मीन्स यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो इनकरेक्ट है, दैट मीन्स ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे, सो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी डांस्ड वेल इन द पार्टी लास्ट नाइट, दैट मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देन एडवर्ब ऑफ टाइम, MPT। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी डांस्ड वेल इन द पार्टी लास्ट नाइट। नाउ सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस एक्शन क्या दिया गया है, स्टडी, उसके बाद प्लेस दिया गया है एट होम एंड उसके बाद मैनर दिया गया है कंसिस्टेंटली। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, लेकिन मैनर एंड प्लेस गिवन है। तो इनमें से कोई एक भी अगर गिवन ना हो तो भी आप सीक्वेंस अकॉर्डिंगली ही फॉर्म करते हैं। अगर मैनर दिया है तो मैनर सबसे पहले आएगा, उसके बाद प्लेस और टाइम। अगर प्लेस और टाइम दिया गया है तो प्लेस पहले टाइम बाद में, अकॉर्डिंगली आप लोग इसका सीक्वेंस अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें पता है मैनर पहले आना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या, ही इज स्टडिंग कंसिस्टेंटली एट होम। तो ये है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस यूज होगा। अब इसी पर्टिकुलर पॉइंट का एक एक्सेप्शन भी है और वो एक्सेप्शन है PMT रूल। PMT रूल।
अब हमें पता है कि जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम एक साथ एक सेंटेंस में दिए होंगे, हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, एमपीटी, है ना। लेकिन कई बार हम लोग फॉलो करते हैं पीएमटी रूल। पी यानी कि प्लेस, एम यानी कि मैनर एंड टी यानी कि टाइम। पीएमटी रूल फॉलो कब किया जाता है? पीएमटी रूल फॉलो किया जाता है जब भी एक सेंटेंस में वर्ब्स ऑफ मूवमेंट का यूजेज होता है, यानी कि जिस भी वर्ब को, जिस भी एक्शन को ये क्वालिफाई कर रहे हैं, वो एक्शंस कौन से हैं, मूवमेंट वाले। मूवमेंट से कहने का मेरा मतलब है कि वर्ब्स ऑफ मोशन। और वर्ब्स ऑफ मोशन हम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसे एक्शंस जो मोशन दिखाते हैं। मोशन से कहने का मेरा मतलब है आना, जाना, निकलना, पहुंचना। ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं? वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, जैसे कम, गो, रीच, अराइव, रिटर्न, ये सब वर्ड्स क्या हैं? वर्ब्स ऑफ मोशन। तो कभी भी ऐसे वर्ड्स कम, गो, वेंट, रीच, रिटर्न, अराइव, एक्सेट्रा, आना, जाना, निकलना, पहुंचना, ऐसे वर्ड्स एक सेंटेंस में दिए जाएं, इन्हें हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ मोशन। और उस वक्त आपको एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम अगर दिया गया है तो आपका सीक्वेंसिंग, अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा? पीएमटी रूल के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब मैं एक ऐसा सेंटेंस लिखूं जैसे दे returned happily to their home last evening। ठीक है गाइस, सेंटेंस है कुछ ऐसा, दे रिटर्न हैप्पीली टू देयर होम लास्ट इवनिंग। अब हमें पता है वर्ब क्या है? रिटर्न्ड। ठीक है, रिटर्न्ड वर्ब ऑफ मूवमेंट। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? हैप्पीली। एडवर्ब ऑफ प्लेस है होम एंड टाइम है लास्ट इवनिंग, राइट। तो हमें पता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में पीएमटी रूल फॉलो किया है। अगर वर्ब ये नहीं होता तो पीएमटी रूल विल बी करेक्ट, लेकिन यहाँ पर वर्ब ऑफ मोशन दिया गया है तो आप इस सेंटेंस को गलत कहेंगे। करेक्ट कैसे करेंगे? दे रिटर्न टू देयर होम, टू देयर होम यानी कि प्लेस, देन मैनर, हैप्पीली, मैनर, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग यानी कि टाइम। तो ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द रूल पीएमटी। ठीक है गाइस, तो कभी भी तीनों के तीनों एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम एक साथ दे दिए हो तो आपको इन दोनों रूल्स को फॉलो करना है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास एक्शन क्या गिवन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कुछ ऐसे एडवर्ब्स जिनके यूजेज को लेकर अक्सर हमें एक सेंटेंस में कन्फ्यूजन रहता है। तो हम टाइटल देंगे इस टॉपिक को सम कन्फ्यूजिंग एडवर्ब्स, यानी कुछ ऐसे एडवर्ब्स जिनका यूजेज एक से ज़्यादा तरीके से होता है और वो हमारे लिए कई बार एक सेंटेंस में कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो सबसे पहला जो मैं तुम लोगों को पॉइंट बताने वाली हूँ, एडवर्ब बताने वाली हूँ, वो है वेरी। एंड उसी के साथ मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी वेरी एंड मच को हम कैसे यूज़ करते हैं एज एन एडवर्ब। अब गाइस, हमें पता है, मैंने आप लोगों को जब बेसिक्स करवाया था एडवर्ब का तब भी बताया था कि वेरी और मच दोनों ही क्या हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि ये क्या बताते हैं? डिग्री के बारे में, कि कितना है, क्वांटिटी के बारे में, अमाउंट के बारे में ये बात करते हैं, राइट। अब वेरी और मच दोनों ही अगर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं तो क्या डिफरेंस है इनकी यूजेज में? डिफरेंस ये है कि जब भी आप वेरी को यूज़ करते हो किसी भी एडजेक्टिव की क्वांटिटी बताने के लिए, जैसे मैंने यूज़ किया था कल, आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी है, कितना है? बहुत, वेरी बताया था कल। तो डिग्री बताने में जब भी यूज़ करते हैं इन दोनों को तो वेरी का यूज़ किया जाता है विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। मैंने आपको 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स बताए थे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो वेरी का यूज़ हम लोग करते हैं विद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब। ठीक है, बात करें अगर हम लोग मच की, तो मच का यूज़ हम लोग करते हैं विद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वेरी का यूज़ पॉजिटिव डिग्री के साथ अमाउंट बताने के लिए, और मच क्वालिफाई करता है किसे? ऐसे एडजेक्टिव को जो कंपैरेटिव डिग्री में है। अब मैं कुछ ऐसा लिख लूँ,
मैं लिखूँ वेरी हैप्पी, ठीक है, वेरी हैप्पियर। उसी तरीके से मैं लिखूँ मच गुड, मच बेटर। जल्दी से बताइए कि क्या वेरी हैप्पी सही है या वेरी हैप्पियर सही है, मच गुड सही है या मच बेटर सही है। अब मैंने बोला कि वेरी का यूज़ एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, तो हम इसको कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ नहीं कर सकते। दैट मीन्स वेरी हैप्पियर बोलना गलत होगा। सही क्या है, वेरी हैप्पी। उसी तरीके से मच को पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता, मच को कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो इसीलिए मच गुड बोलना गलत है, मच बेटर बोलना सही है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, सेंटेंस नंबर 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ मच मोर टैलेंटेड than his brother। तो जल्दी से डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर मैंने वेरी का यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने मच का यूज़ किया है। तो जब मैंने सिर्फ टैलेंटेड कहा, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में क्वालिटी बताई, मैं क्या उस क्वालिटी की क्वांटिटी बताने के लिए कि वो कितना टैलेंटेड है, मैं क्या यूज़ करूँगी, वेरी का यूज़ करूँगी। लेकिन जब मैं कंपैरिजन करते हुए बोलूँ, कंपैरिजन करते हुए अमाउंट बताऊँ, क्वांटिटी बताऊँ, उस वक्त मैं किसका यूज़ करती हूँ, मच का। तो मोर टैलेंटेड जो है हमें पता है क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग उसकी क्वांटिटी बताने के लिए मच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। अब इतना ही नहीं, वेरी और मच में कुछ और भी डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या डिफरेंस है वेरी और मच के बीच में। सेकेंड डिफरेंस है तो वो है रिलेटेड टू पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको वर्ब्स जब बताए थे, कुछ स्पेशल वर्ब्स मैंने आप लोगों को बताए थे, उसमें बताया था पार्टिसिपल्स यानी कि कुछ ऐसे वर्ब्स जो बिहेव करते हैं एडजेक्टिव की तरह। अब वो एक्शन नहीं बता रहे, वो क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, राइट। तो वेरी का यूज़ जब हम एक पार्टिसिपल के साथ करते हैं तो वेरी का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। और मच की अगर बात करूँ तो मच का यूज़ किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या है ये भी मैं आप लोगों को वर्ब में बता चुकी हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एक ऐसा वर्ब का बेसिकली कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जो बिहेव किसकी तरह करता है, एडजेक्टिव की तरह। और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो बिहेव किसकी तरह करता है, एडजेक्टिव की तरह अगेन, ठीक है। तो वेरी का यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है, मच का यूज़ पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूँ, वेरी बोरिंग, मच बोरिंग, ठीक है। उसी तरीके से मैं लिख लूँ मच एंटरटेनिंग, वेरी मच एंटरटेन्ड। तो जल्दी से देखिए और बताइए वेरी और मच कहाँ पर यूज़ होने चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो वेरी बोरिंग, मच बोरिंग, आईएनजी के साथ क्या लगता है, वेरी, दैट मीन्स मच का यूजेज गलत है। मच जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं लगता, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ नहीं लगता। सिमिलरली यहाँ पर मच एंटरटेनिंग कहना गलत होगा, सही क्या होगा, मच एंटरटेन्ड, राइट। तो ये है सेकेंड डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच, ठीक है गाइस। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि वेरी को यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ एंड मच को हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो सुपरलेटिव डिग्री का क्या होगा, क्या दोनों में से कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ नहीं हो सकता, नहीं, दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होते हैं। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो आज क्वांटिटी एडवर्ब हम वेरी को सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ कर सकते हैं और मच को भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जब हम इनको सुपरलेटिव डिग्री के साथ लिखते हैं तो वो लिखने में डिफरेंस है। जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, अब हमें पता है जब भी हम एक सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट मैं आपको लोगों को एडजेक्टिव में भी बताया था। तो वेरी को सुपरलेटिव डिग्री के साथ कैसे यूज़ किया जाता है, द, देन वेरी, उसके बाद जो भी पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है इन सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है। और मच की बात करूँ तो यहाँ पर मच पहले लगेगा, उसके बाद द और उसके बाद सुपरलेटिव
डिग्री। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि पॉइंट क्या है। मैं कुछ ऐसा लिखूं, ही इज द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, अब ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट बोलना भी सही है, लेकिन मैं इस बेस्ट को और ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सप्लेन करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। ठीक है, और कुछ ऐसा लिख दूँ, ही इज़ मच द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है गाइस, अब ध्यान से देखिए, सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन इस चीज़ की डिग्री बताने वाले, इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव की डिग्री बताने वाले एडवर्ब्स दोनों ही अलग अलग हैं, और दोनों को जब लिखा गया है वो भी डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर वेरी का यूज़ हुआ है, द वेरी बेस्ट, मच द बेस्ट। तो ये डिफरेंस है जब वेरी और मच को आप यूज़ करते हैं विथ सुपरलेटिव डिग्री। अब स्टूडेंट्स को ये पॉइंट भी आ रहा होगा कि मैम हम लोग वेरी मच एक साथ भी तो यूज़ करते हैं, अब क्यों हम करें वेरी को अलग से यूज़, मच को अलग से यूज़। बहुत बार हम लोग वेरी मच एक साथ भी तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब वेरी मच को एक साथ भी लिखते हैं, और जब भी आप वेरी मच को साथ में लिखते हो एडवर्ब की तरह यानी कि किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हुए, तो वेरी मच भी हमेशा क्वालिफाई करता है कंपैरेटिव डिग्री को, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री को या फिर पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई नहीं करता। अगर आपको वेरी मच एज एन एडवर्ब लिखना है तो उस वक्त आप इसको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जैसे मैं लिखूं, शी इज़ वेरी मच luckier than her sister। ठीक है, अब यहाँ पर हम अकेला वेरी तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन अकेला मच को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, शी इज़ मच लकियर दैन हर सिस्टर। लेकिन अगर आपको इसको और भी ज़्यादा एग्जैजरेट करना है तो उस वक्त आप इसको वेरी मच भी लिख सकते हैं। वेरी मच साथ में बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन उस वक्त भी वो किसकी तरह बिहेव करता है, मच की तरह, यानी कि वो सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही यूज़ होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव है थर्ड वन, फेयरली, एंड इसी के साथ डिफरेंस बताती हूँ रादर का, कि जब आप फेयरली एंड रादर को यूज़ करते हो एज एडवर्ब्स तो क्या डिफरेंस रहता है। अब फेयरली में हमें वर्ड दिखता है फेयर, यानी कि सही, है ना। तो फेयरली वर्ड जो है, फेयरली एडवर्ब जो है, ये यूजुअली यूज़ होता है प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ, यानी कि प्लेजेंट एडजेक्टिव से मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो अच्छी क्वालिटीज़ बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ गुड और बैड, तो इसमें से प्लेजेंट एडजेक्टिव क्या है, गुड, बैड क्या है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो फेयरली का यूज़ हम लोग जनरली करते हैं प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ, और रदर का यूज़ हम लोग करते हैं अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ, जब भी हम इन्हें एडजेक्टिव्स के साथ एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिखूँ फेयरली इंटेलिजेंट या फिर रादर इंटेलिजेंट। फेयरली वर्स, बैड, रादर बैड। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, यहाँ पर फेयरली इंटेलिजेंट बोलना सही होगा या रादर इंटेलिजेंट, एंड सिमिलरली फेयरली बैड बोलना सही होगा या रादर बैड। अब हमें पता है फेयरली को किसके साथ यूज़ किया था, प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ, तो रादर इंटेलिजेंट बोलना गलत होगा, फेयरली इंटेलिजेंट। सिमिलरली यहाँ पर फेयरली बैड बोलना गलत होगा, रादर बैड। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, ही इज़ डैश intelligent but his sister is dash stupid। ठीक है, एंड इन दो ब्लैंक्स को, इन दो फिलर्स को फिल करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं फेयरली एंड रादर। तो जल्दी से प्लेस कीजिए कि कौन से ब्लैंक में फेयरली आएगा एंड कौन से ब्लैंक में आप लोग फिल करेंगे रादर। तो फर्स्ट ब्लैंक, अगर फर्स्ट फिलर हम लोग देखें तो वहाँ पर एडजेक्टिव क्या दिया गया है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी कि एक प्लेजेंट एडजेक्टिव, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ही इज़
फेयरली इंटेलिजेंट, बट हिज सिस्टर इज डैश स्टूपिड। अब स्टूपिड क्या है, एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, कोई खास अच्छी क्वालिटी नहीं है स्टूपिड होना, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या फिल करेंगे, रादर। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको फेयरली एंड रादर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग एडवर्ब यानी कि फिफ्थ कंफ्यूजिंग एडवर्ब है TOO2। ठीक है, हम लोग बोलते हैं टू का यूज़ करते हैं, एक तो हो गया TO2 वो प्रेपोजिशन हो गया, TOO2 है एडवर्ब, हम लोग अक्सर इसे यूज़ करते हैं। और ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि ये भी क्या बताता है, अमाउंट की बात करता है, डिग्री की बात करता है। अब टू का यूज़ सेंटेंस में किस तरह के एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो बात करूँ अगर मैं टू की, तो पहला यूज़ इसका क्या है, एक तो इसका मतलब है ऑल्सो, है ना। जैसे मैं लिखूँ I too was invited to dinner। ठीक है, I too was invited to dinner यानी कि मैं भी डिनर में इनवाइटेड था, ऑल्सो यानी कि मैं भी, किसी के साथ ये भी है, तो टू का एक यूजेज जो आता है ऑल्सो, जो हम सभी लोगों को पता है, राइट। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट यूजेज जो इसका एडवर्ब के तौर पर है वो क्या है, कि टू का यूज़ क्या है, टू का मीनिंग होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। जैसा लिख दूँ, आई एम वेरी सैड एंड सिमिलरली आई एम टू सैड। अब यहाँ पर मैंने एक ही एडजेक्टिव के साथ वेरी का यूज़ भी किया और सिमिलर एडजेक्टिव के साथ मैंने टू का यूज़ भी किया, दोनों ही सैड की डिग्री बता रहे हैं, राइट। तो क्या डिफरेंस होगा वेरी और टू को यूज़ करने में, तो देखिए जब मैं बोलती हूँ आई एम वेरी सैड तो मतलब क्या है, मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। जब मैं बोलती हूँ आई एम टू सैड तो टू क्या बताता है, मोर देन रिक्वायर्ड वाला सेंस एक एडजेक्टिव का या एक सेंटेंस में लेकर आता है। तो आई एम टू सैड का मतलब क्या है, मोर देन रिक्वायर्ड, मैं ज़रूरत से ज़्यादा दुखी हूँ। तो इसी तरीके से टू क्या बताता है, मोर देन रिक्वायर्ड वाला सेंस। और जनरली हम लोग टू को हमेशा यूज़ करते हैं अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ, टू को यूज़ किया जाता है अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ। जब हम कोई अच्छा एडजेक्टिव बताते हैं तो मैंने बोला हम क्वांटिटी बताने के लिए वेरी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें कोई बुरा एडजेक्टिव बताना है, बुरा एज इन बुरी क्वालिटी या फिर कुछ खास अच्छी क्वालिटी नहीं, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, उसके लिए हम लोग टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टू हैप्पी, है ना। मैं कुछ ऐसा लिख दूँ तो हैप्पी जो है वो एक प्लेजेंट एडजेक्टिव है, और प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ हम लोग जनरली टू का यूज़ करना गलत होगा, जनरली टू का यूज़ इसके साथ नहीं किया जाता। कब किया जाता है मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल ये याद रखो कि टू को अकेला हम प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ नहीं करते। तो आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे आई एम टू हैप्पी, आप लोग हमेशा कहेंगे आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और पॉइंट, कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हम लोग टू को प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ टू को यूज़ करने के लिए हमें एक और वर्ड इस टू के साथ, TOO2 के साथ चाहिए, और वो क्या है, प्रीपोजिशन टू, यानी कि टी एंड सिंगल ओ। जब TOO के साथ लगता है उस वक्त आप इसको प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। मैं कुछ ऐसा लिखूं, ही इज़ टू ग्लैड टू मीट यू, ठीक है। और मैं कुछ ऐसा ही लिख दूं, ही इज़ टू ग्लैड, सेंटेंस 2 सेंटेंस 1। जल्दी से देखिए और बताइए कौन सा सेंटेंस सही है। सो द फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है वो बहुत ज़्यादा खुश है, ज़रूरत से ज़्यादा खुश है। क्यों है? तुमसे मिलकर। रीज़न है ज़रूरत से ज़्यादा खुश होने का, यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा खुश है। अब जब तुम किसी को ऐसे बोलोगे यू आर टू ग्लैड, तो एक सेंस कैसा बन जाएगा, तुम सामने वाले को ताना मार रहे हो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो, है ना। तो ऐसा बोलना गलत होगा। जब भी आपको टू को किसी प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज़ करना है, आप उस वक्त उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, टू का TO, इसका यूज़ किया जाता है व्हेन यू आर यूजिंग टू विथ प्लेजेंट एडजेक्टिव्स। आई होप यहाँ तक टू का यूजेज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कंफ्यूजिंग एडवर्ब है सो, SO, सो, ठीक है। SO, सो भी क्या बताता है,
डिग्री, जैसे वेरी बताना था, मच बताना था, टू बताना था, ये भी डिग्री ही बताता है। ठीक है गाइस, इसको क्लियर करने के लिए कि इसमें कन्फ्यूजन कहाँ आती है, बेसिकली इसका मीनिंग भी क्या है, बहुत, है ना, ज़्यादा, राइट, हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ आई एम सो हैप्पी और मैं ऐसा लिख दूँ आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, है ना, दोनों ही सेंटेंस सिमिलर हैं, हिंदी में बात करें तो दोनों का मीनिंग भी सिमिलर आता है। तो क्यों मैं कहूँगी कि ये गलत है और सिर्फ ये ही सही है? ऐसा इसीलिए होता है कि सो वर्ड डिग्री ही बताता है किसी एडजेक्टिव की, लेकिन डिग्री बताने के लिए इसका यूजेज एक कंजंक्शन के साथ किया जाता है, यानी कि सो को जब भी हम डिग्री बताने के लिए यूज़ करते हैं, एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम एक कंजंक्शन दैट का यूजेज करते हैं, यानी कि कुछ भी है, क्वांटिटी है, ज़्यादा है, क्यों है, उसका रीज़न बताना भी सो के साथ ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग सो के साथ दैट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था, टू के साथ टू का यूज़ किया जाता है, सो के साथ किसका यूज़ किया जाता है, दैट का। कब? जब ये एडवर्ब्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन वेरी जो है वो अकेला ही काफ़ी है किसी भी पॉजिटिव डिग्री को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ कि सो का करेक्ट यूजेज कैसा होगा, तो वो कुछ इस तरह से होगा, आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट resist myself to call my parents। मैं इतना खुश हूँ कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ अपने पेरेंट्स को कॉल करने से। तो यहाँ पर अगर मैं सो का यूज़ करूँ तो सही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका को रिलेटिव दैट भी है, तो सो का यूजेज एज एन एडवर्ब विद को रिलेटिव दैट के साथ होता है। ठीक है गाइस, तो ये थे सम ऑफ द कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स। होप यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे एडवर्ब्स के। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।